आस्था की डुबकियां आज लगाई जा रही हैं। और पूरे मेले की अगर बात की जाए तो खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बारीकी से इस पर नजर रखे हुए हैं। ठीक वैसे ही आपको याद होगा जैसे प्रयागराज महाकुंभ के दौरान पल पल की पूरी जानकारी वो ले रहे थे। सीएम योगी सनातन के पर्व पर कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहते हैं, इसीलिए मेले की शुरुआत से पहले ही मेला प्रशासन से लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की थी। और आज सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ ही सनातनियों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। सीएम योगी ने स्नान शुरू होने के साथ ही खुद नजर रखी, ठीक वैसे ही जैसे प्रयागराज मेले के दौरान पल पल की वो अपडेट ले रहे थे। माघ मेले की शुरुआत होने के साथ ही देश विदेश से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है और ये आंकड़े उसकी गवाही दे रहे हैं। सुबह 9 बजे 9 लाख लोगों ने डुबकी लगाई तो 3 घंटे के बाद 12 बजे ये आंकड़ा 12 लाख पहुंचा। तो वहीं 3 बजे 19 लाख सनातनियों ने डुबकी लगाई है। वहीं अब तक 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु संगम पहुंच चुके हैं। आंकड़ा बता रहा है कि एक ही दिन में इस मिनी महाकुंभ में रिकॉर्ड डुबकी लग चुकी है। एक तरफ सीएम योगी खुद पल पल की जानकारी ले रहे थे तो दूसरी तरफ पूरा मेला क्षेत्र जहां योगी के कमांडोज तैनात थे। और प्रयागराज के इसी माघ मेले में पहली बार यूपी एटीएस ने पूरी तरह से कमान संभाली हुई है। योगी के कमांडो मेले के चप्पे चप्पे पर तैनात यहां नजर आए। मेले की सुरक्षा के लिए पूरे इलाके की बात की जाए तो 400 से ज्यादा एआई सीसीटीवी कैमरे यहां पर लगाए गए। इन्हीं के जरिए हर गतिविधि पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए खास तौर पर करीब 50,000 जवानों की तैनाती यहां कर दी गई है। ये जवान मेला क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर मौजूद है। खास करके जो संगम का पूरा इलाका है वो इस समय भारी सुरक्षा के बीच लगभग 50,000 की संख्या में कुल जवान है, जिसमें यूपी एटीएस है, यूपी पुलिस है, पीएसी है। वहीं मेले में लगातार अनाउंसमेंट के जरिए भी लोगों को सतर्क किया जा रहा है। आपसे निवेदन है कि आप अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। सबसे बड़ी बात है कि गाड़ियों के साथ साथ घुड़सवार पुलिस वाले भी तैनात हैं। और इस बार घुड़सवार जवान जो है वो भी मोर्चा संभाले हुए संगम की रेती पर जहां वाहन नहीं चल सकते वहां ये घुड़सवार जवान जो है वो अपनी तरफ से तमाम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर रहे हैं। वहीं सुरक्षा के लिए तीसरी आंख का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन के जरिए पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। ये ड्रोन जो है मेला प्रशासन इससे निगरानी कर रहा है पूरे संगम नोद क्षेत्र की। सुरक्षा को देखते हुए मेला क्षेत्र को कई सेक्टरों में बांटकर पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने के लिए लाखों की संख्या में सनातनी पहुंच रहे हैं और उनमें से कई एक आवाज में माघ मेले में मुसलमानों की एंट्री बैन करने की भी यहां पर मांग रख रहे हैं। और वजह है हिंदुओं और हिंदू त्योहारों के खिलाफ साजिश। प्रयागराज में हुए महाकुंभ के दौरान भी साधु संतों और सनातनियों ने गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने की मांग की थी। हिंदुओं का आरोप था कि मुसलमान हिंदू त्योहारों में आकर दुकान लगाते हैं, लेकिन उन लोगों के तीर्थ स्थलों पर हिंदुओं की एंट्री बैन होती है। ऐसे में माघ मेले में मुसलमानों का क्या काम? गैर लोग आकर के कई व्यवस्थाओं को बिगाड़ लेते हैं और अपने रूप बना करके और बहुत सारी व्यवस्थाएं बिगाड़ते हैं, तो इसीलिए जरूर होना चाहिए। अदर धर्म के लोग यहाँ पे आने के लिए वंचित है। मुसलमान जो है आकर के इस हमारे मेले में खंडित न करे, हमारे पूजा पाठ को अपवित्र न करे। सरकार से ये गुजारिश है। जब सारी चीजों से दिक्कत है, हिंदुओं से दिक्कत है, तो हिंदुओं के बीच में आकर के व्यापार भी नहीं करना चाहिए लोग। जिस तरह कावड़ यात्रा के दौरान भी हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने की साजिश की गई थी, ऐसे में हिंदू एकजुट होकर मेले में किसी भी गैर सनातनी की एंट्री के विरोध में है। इधर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मासूम से दरिंदगी के बाद हत्या यहां पर कर दी गई है। फरार आरोपियों का योगी फोर्स ने 3 घंटे के अंदर ही यमराज वाला टिकट काट दिया, क्योंकि सीएम योगी ने साफ कहा था कि प्रदेश की कानून चेतावनी यहां पर देता है, सुधर जाओ नहीं तो यमराज वाले रास्ते खुले हुए हैं। हर गुंडे को इसके लिए चेतावनी भी देता है कि सुधर जाओ नहीं तो यमराज के यहाँ जाने के रास्ते भी खुले हुए हैं। योगी की इसी वार्निंग का इम्पैक्ट है कि दरिंदों का यमराज वाला टिकट कट गया। दरअसल आरोपियों ने 6 साल की मासूम से रेप कर उसकी हत्या कर दी थी। बच्ची के पिता ने बिल्डिंग में काम करने वाले 2 मजदूरों पर शक जताया था। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। 3 घंटे के अंदर सिकंदराबाद में दोनों अपराधियों का बुलेट वाला हिसाब कर दिया। आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की, लेकिन जवाबी कार्रवाई में दोनों अपराधी लंगड़े हो गए। अपराधी पुलिस के कंधे के सहारे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये दोनों अभियुक्त पैर में गोली लगने से घायल हो गए हैं। घायल अवस्था में इन्हें गिरफ्तार कर उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया है। 3 घंटे के अंदर योगी फोर्स का एक्शन बता रहा है कि नए साल में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई और तेज होगी।
उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ योगी फोर्स का ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। शहर शहर हो रहे एनकाउंटर में कई शातिर अपराधी पकड़े गए हैं। ताबड़तोड़ इस मुठभेड़ ने साबित कर दिया है कि कानून से खिलवाड़ करने वालों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। शहर शहर योगी फोर्स के अपराधियों पर यह स्ट्राइक बताती है कि क्राइम करने वाले योगी के रडार से बच नहीं सकते। यहाँ अपराधियों का हिसाब बुलेट से चुकता किया जाता है, क्योंकि यहाँ क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति चलती है। ललितपुर के इस बदमाश का हाल देखिए। पुलिस ने नाबालिग से रेप कर उसे ब्लैकमेलिंग करने वाले इस बदमाश को मुठभेड़ में लंगड़ा कर दिया। कुछ ऐसा ही हाल हरदोई के इस हैवान के साथ हुआ, जिसने 8 साल की बच्ची से रेप किया था। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है। वहीं ग्रेटर नोएडा में आंखों में मिर्च डालकर लूटने वाले बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। वहीं संभल में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वालों का भी योगी फोर्स ने हिसाब कर दिया। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जबकि उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश की ही बात करते हैं, जहां संभल की अवैध मदीना मस्जिद के जमींदोज होने का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। अवैध मस्जिद गिराने के लिए बुलडोजर अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ कि मस्जिद से जुड़े हुए लोग खुद ही हथौड़े से दीवार गिराने लग गए। ये उसी अवैध मदीना मस्जिद की तस्वीर है, जिसकी दीवारों पर प्रशासन नहीं बल्कि मुसलमान खुद हथौड़ा चला रहे हैं। लोहे और लकड़ी के दरवाजे समेत अन्य सामान हटाना शुरू कर दिया। प्रशासन ने मस्जिद से जुड़े लोगों और ग्रामीणों से अवैध निर्माण हटाने की अपील की थी। सलेमपुर सलार गांव में बनी इस मस्जिद पर आज बुलडोजर एक्शन होना था, लेकिन सरकारी दफ्तरों में छुट्टी के चलते बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हो सकी। ऐसे में अब बुलडोजर कब चलेगा, इसकी नई तारीख तो नहीं आई, लेकिन अवैध निर्माण खुद तोड़ा जा रहा है। दरअसल मामला 30 साल पुरानी मदीना मस्जिद से जुड़ा हुआ है। जांच में सामने आया है कि मस्जिद सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई है। ऐसे में अवैध मस्जिद को हटाने के लिए बुलडोजर एक्शन की बात कही गई है। और इधर लखनऊ के केजीएमयू के लव जिहाद मामले में फरार आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक के खिलाफ एक्शन की तैयारियां पूरी हो चुकी है। अब पुलिस रमीज के उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की पीलीभीत वाले घरों की कुर्की करने वाली है और इसके लिए बाकायदा बुलडोजर तैयार हो चुका है। वहीं पुलिस की 2 टीमें उत्तराखंड रवाना हो गई हैं। इस बीच आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 5 टीमें लगी हैं। यूपी के अलावा उत्तराखंड में भी छापेमारी की जा रही है। आरोपी डॉक्टर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। साथ ही 25,000 रुपए इनाम भी घोषित कर दिया गया है। इधर केजीएमयू में कथित कट्टरपंथी गतिविधियों की जांच तेज कर दी गई है। बता दें कि पीड़ित महिला डॉक्टर ने अपने सीनियर डॉक्टर रमीज मलिक पर यौन शोषण धर्मांतरण करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया था। इसके बाद से ही केजीएमयू में उथल-पुथल मची हुई है। वहीं सीएम योगी ने भी पीड़ित से मुलाकात की थी, दोषी को सजा दिलाने का भरोसा दिया था। खबर दिल्ली से है, जहां सड़कों पर गैंगस्टर का खौफ एक बार फिर से खुलकर सामने आ गया है। जहां रोहिणी में गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा का पूरा इलाका थर्रा उठा है। खुलेआम फायरिंग कर बदमाशों ने दिल्ली पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 में गैंगस्टर हिमांशु भाव गैंग के बदमाशों ने एक कारोबारी के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बदमाशों ने करीब 24 राउंड फायर की और मौके से फरार हो गए। गनीमत ये रही कि इस फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ है। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने मौके से खाली खोखे बरामद किए और जिस गाड़ी पर फायरिंग हुई उस कारोबारी विकास अग्रवाल का दावा है कि बदमाशों का असली निशाना वह नहीं बल्कि एक प्रॉपर्टी कारोबारी था, जिसे पहले से रंगदारी को लेकर धमकियां मिल रही थी। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है, लेकिन घटना ने कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर उठा दिए हैं। इधर बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल में खिलाने को लेकर जो विवाद चल रहा था, इसी को लेकर आपको याद होगा शाहरुख खान की राक्षस और गद्दार तक से तुलना हो रही थी। अब उसी विवाद पर बीसीसीआई ने आज विराम लगा दिया है। बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को साफ कह दिया है कि वो बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को टीम से रिलीज कर दे। ये वही बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान है जिसे शाहरुख की केकेआर ने करोड़ों की कीमत देकर खरीदा था। लेकिन जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं की लिंचिंग हो रही थी, उसके बाद हिंदू संगठनों से लेकर राजनीतिक दलों ने विरोध जताया था। विरोध के बीच बीसीसीआई ने बड़ा फरमान जारी करते हुए केकेआर को अपनी टीम से बांग्लादेशी खिलाड़ी को रिलीज करने का ऑर्डर दे दिया है। BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player, Mustafizur Rahman. बीसीसीआई के फैसले के बाद शाहरुख को राक्षस बताने वाले संगीत सोम के सुर बदले हैं और उन्होंने बीसीसीआई का धन्यवाद दिया है। धन्यवाद बहुत बहुत बीसीसीआई का कि उन्होंने इस तरीके का निर्णय लिया और मैं फिर एक बार कहूँगा ये पूरे भारत के हिंदुओं की जीत है, सनातनियों की जीत है। जिस तरह विवाद के बीच शाहरुख खान की फिल्मों को बॉयकॉट करने की मांग भी हो रही थी, तो अब उसका क्या असर दिखाई देगा।
बांग्लादेशी खिलाड़ी को टीम में शामिल करने को लेकर कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक और अभिनेता शाहरुख खान बीजेपी नेताओं के टारगेट पर हैं। उन्हें गद्दार जिहादी कहा जा रहा है। गाजियाबाद से भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने तो 2 कदम आगे बढ़ते हुए उन्हें राक्षस तक कह डाला। शाहरुख खान पर भड़के ये बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर हैं। इनके गुस्से का कारण बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर में शामिल करना। वो बांग्लादेश जहां हिंदुओं पर कट्टरपंथी जुल्म ढा रही हैं, उस देश के खिलाड़ी पर जब शाहरुख खान ने दरियादिली दिखाई तो नंदकिशोर गुर्जर का गुस्सा भड़क गया। ये कोई पहला मौका नहीं है जब बांग्लादेश खिलाड़ी को लेकर शाहरुख खान बीजेपी नेताओं के टारगेट पर आए हैं। इससे पहले बीजेपी नेता संगीत सोम ने शाहरुख खान पर इस मुद्दे को लेकर अटैक किया था और उन्हें गद्दार बताया था। अब नंदकिशोर उन्हें राक्षस और जिहादी बता रहे हैं। अब जहां एक तरफ बांग्लादेश खिलाड़ी पर दरियादिली को लेकर शाहरुख खान भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठनों के निशाने पर आ गए हैं, तो वहीं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी उनका खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं और इस पूरे मुद्दे को सांप्रदायिक चश्मे से देख रहे हैं। शाहरुख खान की टीम में बांग्लादेशी खिलाड़ी के विरोध को मौलाना साजिद रशीदी ने हिंदू मुसलमान का सांप्रदायिक रंग चढ़ा दिया है। मौलाना का कहना है कि शाहरुख खान मुसलमान है, इसीलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है। मुसलमान था इसलिए गद्दार कह दिया। अगर कोई हिंदू एक्टर होता उसको गद्दार बोल के दिखाते, पता चल जाता औकात का क्या है। लेकिन मुसलमानों को टारगेट करना बहुत आसान है। इतना ही नहीं, शाहरुख खान की तारीफ में कसीदे करते हुए मौलाना तो यहाँ तक कह गए कि हिंदुस्तान की जीडीपी के लिए शाहरुख जरूरी है। शाहरुख खान है, वो उसकी वजह से हिंदुस्तान की फिल्मों को जो तमाम दुनिया में देखा जाता है वो एक बड़ा चेहरा है आज के वक्त में। पहले भी लोग थे, आज के वक्त में बड़ा चेहरा है और हिंदुस्तान की जीडीपी में जो रोल है शाहरुख खान का, उस रोल को भी लोगों को समझना चाहिए। वहीं मौलाना साजिद रशीदी इस पूरे विवाद को सरकार का फेलियर करार दे रहे हैं। तो बांग्लादेश में इस्लामिक भीड़ के हत्थे चढ़े एक और हिंदू की मौत की खबर भी आ गई है। मृतक का नाम खोकोन दास बताया जा रहा है और वो बांग्लादेश में कारोबार करते थे। कुछ दिनों पहले भीड़ ने उन पर हमला किया था। बुरी तरह से मारने पीटने के बाद उन्हें आग के हवाले कर दिया गया था। किसी तरह उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वहीं इलाज के दौरान हिंदू शख्स की मौत हो गई, लेकिन बांग्लादेश सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं की गई। खोकोन पर हमला करने वाले तीनों आरोपी अभी भी फरार हैं। खोकोन के परिवार में पत्नी और 3 बेटे हैं। वो अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले शख्स थे। वहीं कट्टरपंथियों का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पुलिस के सामने बैठकर हिंदू पुलिस वालों को जलाने की बात करता दिखा। वहीं पुलिस उसे समझाकर शांत करते नजर आए। ये बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का हाल है। बांग्लादेश में बीते 15 दिनों में 4 हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। ये बताता है कि वहाँ हिंदुओं की दुर्दशा क्या है। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का मैसेज बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। जहां जहां भी अवैध कब्जा होगा उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा और यही वजह है कि शहर शहर अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर दहाड़ रहा है। जहां भी अवैध कब्जा है उसे ध्वस्त किया जा रहा है। यूपी के 3 शहर की ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि अवैध कब्जे के खिलाफ योगी नीति क्या है। सरकारी जमीन पर कब्जे को बुलडोजर चंद मिनटों में मिट्टी में मिला देता है। जब बाबा का बुलडोजर गरजता है तो तस्वीर कुछ ऐसी ही होती है। जब उत्तर प्रदेश में माफिया की छाती को रौंदते हुए बुलडोजर चलता है, गड़गड़ा करके चलता है, कैसे माफिया की चूल्हे हिल जाती हैं। संभल में सरकारी तालाब को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया, जहां सरकारी तालाब को पाट कर अवैध मकान खड़े कर दिए थे, जिन्हें बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। मेरठ में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन हुआ। बुलडोजर से सड़कों पर अतिक्रमण को हटाया गया। वहीं बागपत में अवैध कॉलोनियों पर विकास प्राधिकरण का बुलडोजर एक्शन होगा। 29 अवैध कॉलोनियों को नोटिस जारी कर दिया गया है। इधर महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से हलचल बहुत तेज हो गई है। नगर निगम चुनाव से पहले महायुति गठबंधन के भीतर ही अब खींचतान जो है वो खुलकर सामने आ गई है। अजित पवार की लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भारतीय जनता पार्टी भी बहुत आक्रामक नजर आ रही है। दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच जुबानी जंग भी अब तेज होती हुई दिख रही है। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के बीच महायुति में आपसी झगड़े शुरू हो गए हैं। डिप्टी सीएम अजित पवार ने पिंपरी चिंचवाड में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, तुम्हाला माहिती आहे माझ्यावर 70,000 कोटीचा भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला ना, जाती केलं तर सगळ्यांच्या बरोबर सरकारमध्ये आहे ना। अजित पवार के तीखे जवाब से नाराज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने पलटवार किया। आम्ही कधी आरोप करायला गेलो तर त्यांना फार अडचणी निर्माण होतील याची त्यांनी काळजी घेतली पाहिजे। उधर महायुति में चल रही इस खींचतान ने शिवसेना उद्धव गुट को हमला करने का मौका दे दिया है। तो अजित पवारांनी भारतीय जनता पक्षाची साथ सोडावी
आणि मूळ राष्ट्रवादी पक्षात विलीन व्हावं। ये सियासी टकराव ऐसे समय पर सामने आया है जब 15 जनवरी को पुणे नगर निगम चुनाव है। और अब आगे बढ़ते हैं। इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों के बाद मातम वहां पसरा हुआ है। देखिए, मातम अभी खत्म नहीं हुआ था कि अब मंडला में भी दूषित पानी का मामला सामने आ गया है। नलों से आने वाला पानी इतना बदबूदार और मटमैला है कि लोगों को अब बड़ी बीमारी का डर सताने लगा है। जो पानी जिंदगी देता है वो मौत ही बन गया, क्योंकि सरकारी सिस्टम ने उसमें जहर घोल दिया था। इंदौर में गंदे पानी से 10 से ज्यादा की मौत हो गई, तो अब वहीं मंडला के घरों में दूषित पानी पहुंच रहा है, जिससे लोग दहशत में हैं। मंडला में अंबेडकर नगर में जो पानी सप्लाई हो रहा है उसमें से नाली जैसे तेज बदबू आ रही है। बाल्टियों में भरा गया पानी देखने में मटमैला और गंदा नजर आ रहा है, जिससे साफ पता चलता है कि ये पीने योग्य नहीं है। बहुत गंदा बदबूदार नाली वाला सीवर वाला पानी आता है, बिल्कुल गटर जैसी महक आती है और हमने इसकी ऑनलाइन भी कंप्लेंट की है। बार बार शिकायत के बावजूद नगर पालिका ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। सवाल ये है कि प्रशासन कब जागेगा, किसी बड़ी बीमारी के फैलने के बाद या फिर लोगों की मौत के बाद। और इधर बिहार के नवादा में एक पुलिस को बड़ी कामयाबी मिल गई है, जहां 2 ट्रक से करोड़ों रुपए की जहरीली कोडीन सिरप जब्त हो चुकी है। वहीं इस पूरे मामले में 2 ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ इस वक्त की जा रही है। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसकी डिलीवरी के पीछे का सरगना कौन है। दरअसल पुलिस ने छापेमारी में सबसे पहले एक ट्रक को पकड़ा था, जिसमें 140 कार्टूनों में बंद 14,000 पीस 10 ml कोडीन सिरप थी, जबकि दूसरे ट्रक में करीब 120 कार्टूनों में 16,000 से ज्यादा कोडीन सिरप की पीस थी। वहीं पहली गाड़ी के पकड़े जाने के आधे घंटे बाद पुलिस ने दूसरी खेप पकड़ी थी। जब्त की गई सिरप बिहार में शराबबंदी के बाद नशे के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जाती है। नशेड़ी इसकी एक बोतल का सेवन करने के बाद 8 से 12 घंटे तक नशे में रहते हैं। वहीं इस खेप को बंगाल से पटना में सप्लाई करना था। और अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर तख्ता पलट कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप पिछले कुछ समय से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर दबाव बनाए हुए थे। ये हमले अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव का ही नतीजा माना जा रहा है। और यही कारण है कि अमेरिकी सेना हमले के बाद मादुरो को अपने साथ वेनेजुएला से बाहर ले गई। वेनेजुएला में तख्ता पलट कर ट्रंप वहां अमेरिकी समर्थन सरकार को लाना चाहते हैं, ताकि वो वहां वॉशिंगटन डीसी में बैठकर सत्ता को कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर सकें। अमेरिका ने इसके लिए सबसे पहले मादुरो सरकार पर लगातार ड्रग तस्करी के आरोप लगाए और पहले भी कैरिबियन सागर में कई ऑपरेशन किए, लेकिन इस बार टारगेट बड़ा था। दरअसल ट्रंप की नजर वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार पर रही। ट्रंप उसे कब्जा करने के लिए ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई को बहाने के तौर पर इस्तेमाल करते रहे। और अब तख्ता पलट कर वो वेनेजुएला पर कंट्रोल चाहते हैं। ईरान पर भी ट्रंप की टेढ़ी नजर है। वहां पर भी विरोध प्रदर्शन की आड़ में तख्ता पलट कर मकसद तेल भंडार को हासिल करना है। ये अमेरिका की पुरानी साजिश का हिस्सा है। तो अमेरिका और वेनेजुएला के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा था, जिसने आखिरकार सैन्य टकराव का रूप ले ही लिया। अब सवाल ये है कि अमेरिका के इस हमले में वेनेजुएला टिक पाएगा या फिर नहीं, और कौन कौन से देश इस वक्त वेनेजुएला के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ ट्रंप लगातार दुनिया में शांति लाने के दावे करते हैं, तो दूसरी तरफ क्यों उन्होंने वेनेजुएला पर सैन्य हमला कर दिया। दरअसल अमेरिका हमेशा से आरोप लगाता रहा है कि वेनेजुएला अमेरिका में ड्रग्स तस्करी को बढ़ावा देता है, और वेनेजुएला में ये हमला अचानक नहीं था, बल्कि ट्रंप की एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा था। क्योंकि कूटनीतिक तौर पर वेनेजुएला इसीलिए भी अहम है क्योंकि वहां इसके पास दुनिया का बड़ा तेल भंडार है। सवाल ये भी है कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया तो कौन कौन से देश उसके साथ हैं और कौन अमेरिका के साथ है। इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो वेनेजुएला को रूस, चीन और ईरान, कोलंबिया, क्यूबा जैसे देशों का साथ मिल सकता है। वहीं अमेरिका के साथ नेटो देश इजराइल, दक्षिण कोरिया खड़े हो सकते हैं। अगर अमेरिका वेनेजुएला युद्ध में बाकी देश भी कूद गए तो वर्ल्ड वॉर 3 होना तय है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक बड़ी चौंका देने वाली खबर सामने आई है, जहां भीड़ भाड़ वाले इलाकों और धार्मिक स्थलों पर महिलाओं को निशाना बनाकर लूट करने वाले महिलाओं के खतरनाक गिरोह का भंडाफोड़ हो गया है। गैंग में 36 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं। ये सभी महिलाएं सवारी बनकर ऑटो और बस में चढ़ती थीं। मौका मिलते ही अकेली महिला यात्रियों को निशाना बनाती थीं। अचानक उन पर नकली सांप छिपकली फेंक देती थी। डर के मारे महिला जैसे ही चिल्लाती, पलक झपकते ही उनकी चेन पार कर देती थी। 1 जनवरी को पुलिस ने गैंग के सरगना विष्णु को गिरफ्तार किया। सख्ती से पूछताछ में उसने पूरे नेटवर्क का खुलासा किया। इसके बाद एक कर 36 महिलाओं और 4 पुरुषों को पकड़ा गया। ज्यादातर महिलाएं साड़ी पहनती हैं। उनकी उम्र 20 से 50 साल के बीच है। सामान्य हुलिया होने की वजह से कोई भी उन पर शक नहीं करता था। गैंग का तरीका सुनकर पुलिस अक्सर भी हैरान रह गई। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर दूसरे वारदातों की जानकारी जुटा रही है।
और अब देश से लाल आतंक के अंत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सुकमा में सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें 14 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। इस ऑपरेशन से सुरक्षा बलों ने एडिशनल एसपी आकाश राव गिरुपुंजे की मौत का भी बदला ले लिया है। 31 मार्च 2026 इस देश को नक्सल समस्या से हमेशा के लिए मुक्त कर हमारे आदिवासी भाइयों बहनों के विकास का रास्ता हम साफ कर देंगे। गृह मंत्री अमित शाह की दी डेडलाइन से पहले देश से लाल आतंक के खात्मे का काम पूरी तेजी से हो रहा है। सुकमा के कोंटा किस्टाराम के जंगलों में हुई मुठभेड़ में 14 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। सूत्रों से खबर है कि नक्सल विरोधी इस ऑपरेशन में नक्सली कमांडर मंगड़ू भी मारा गया। सर्च ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने इंसास जैसे ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए हैं। नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए इस ऑपरेशन से एडिशनल एसपी आकाश राव गिरुपुंजे की हत्या का बदला ले लिया गया है, जिन्हें नक्सलियों ने आईडी विस्फोट में मार डाला था। आकाश राव की हत्या में शामिल सभी नक्सलियों को सुरक्षा कर्मी ढेर कर चुके हैं। और इसी तरह नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बलों को एक और बड़ी कामयाबी मिल गई है। जिस नाम से कभी जंगलों में खौफ पैदा हुआ करता था, छत्तीसगढ़ का वही खूंखार नाम अब कानून के सामने झुक गया है, जिसके बाद माओवादी को बड़ा झटका लग गया है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में माओवादी हिंसा का बड़ा चेहरा रहा पीएलजीए बटालियन कमांडर बारसे देवा और फिर सुक्का ने अपने साथियों के साथ तेलंगाना पुलिस के सामने घुटने टेक दिए। नक्सली कमांडर माडवी हिडमा का बेहद करीबी माना जाता था। देवा पर तेलंगाना में 25 लाख और छत्तीसगढ़ में 50 लाख रुपए का इनाम घोषित था, जो खतरनाक गोरेला कमांडरों में से एक था, जो AK-47 लेकर चलता था। ये अक्टूबर 2025 में तेलंगाना के जंगलों में घुसा था और तभी से सुरक्षा बल देवा की तलाश में थे। 2013 झीलम घाटी नरसंहार में देवा शामिल था। 2021 में बीजापुर हमले में शामिल था, जिसमें 22 जवान शहीद हुए थे। 2006 से 2019 तक 5 बड़े आईईडी हमलों में देवा का नाम रहा है। जनवरी 2025 में तेलंगाना में धर्माराम बेस पर हमले में शामिल था और छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ कैंप पर हमला किया था। जिस देवा का नाम सुनकर सुरक्षा बल अलर्ट हो जाते थे, आज वही देवा हथियार डाल चुका है, जिससे साफ है कि नक्सलवाद की कमर टूट रही है। और इधर चीन में भ्रष्टाचार का एक ऐसा मामला सामने आ गया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। यहाँ एक पूर्व मेयर के पास से 13 टन से ज्यादा सोना मिल गया है। इतना सोना देखकर चीनी अधिकारियों के होश उड़ गए, क्योंकि पूरा कमरा सोने से भरा हुआ था। ये खजाना चीन के हाइकोउ सिटी के पूर्व मेयर के पास से मिला। दरअसल जांच एजेंसियों ने जब पूर्व मेयर के अपार्टमेंट पर रेड मारी तो वहां से 13,500 किलोग्राम सोना देखकर चौंक गए। करीब 3,400 करोड़ भारतीय रुपए के बराबर युआन, जो कि कैश के रूप में बरामद हुए। इसके अलावा चीन और विदेश में मौजूद पूर्व मेयर के लग्जरी रियल एस्टेट, महंगी कारों के कलेक्शन को भी जब्त किया गया। कोर्ट ने पूर्व मेयर को सरकारी धन के गबन, पद के दुरुपयोग और गंभीर करप्शन का दोषी पाया और उन्हें मौत की सजा सुना दी। ये मामला चीन के इतिहास के सबसे विवादास्पद भ्रष्टाचार विरोधी मामलों में से एक माना जा रहा है। ये मामला न केवल सत्ता में बैठे लोगों के लिए कड़ा मैसेज है, बल्कि दुनिया भर में ये सवाल उठाता है कि भ्रष्टाचार और पद की ताकत मिलकर किस हद तक जा सकते हैं।